तो कैसे आप सब, आशा करता हूँ कि सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 कक्षा 12वीं विषय हिंदी का पेपर। हाँ दोस्तों, 20 जनवरी 2022 का ये पेपर है, जो कि आप देख सकते हैं पहले ही आपको मिल चुका है। और इसके आंसर भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा मैं तुरंत। प्रश्न के साथ साथ इसके आंसर भी आपको बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अपन बात करें, इसमें आपको समय दे रखा है 3 घंटे और पूर्णांक है 80 नंबर। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। निर्देश आप पढ़ लीजिए, मैं आपका समय खराब नहीं करूँगा। और अपन वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अपन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर लिखने में आपको है, उषा का जादू टूटने का कारण है। तो उषा का जादू टूटने का कारण था सूर्योदय। दूसरा है, चौके के गीले होने का भावार्थ है नए जीवन का उदय, वातावरण में नमी। तो चौके के गीले होने का सीधा भावार्थ निकलता है नए जीवन का उदय। चौके का गीला होना मतलब नए जीवन का शुरू होना, स्टार्ट होना। फिर अपन बात करते हैं तीसरे ऑब्जेक्टिव की। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव है आपका, सिल्वर बेंडिंग कहानी की मूल संवेदना है। तो जो सिल्वर बेंडिंग कहानी की मूल संवेदना है वो है पीढ़ी का अंतराल। क्या है? पीढ़ी का अंतराल। चौथा है आपका, विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं है। तो विज्ञान के क्षेत्र में 4 संस्था है, 5 संस्था है, 3 है या 7 है। तो आपको बताना है इसमें 3 संस्थाएं ऐसी है जो विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही है, जो कि भारत की है। फिर अगर अपन चौथे ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो चौथा ऑब्जेक्टिव है आपका, विभवानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। यह परिभाषा है। यह कौन से आचार्य ने आपको परिभाषा दी थी, इसमें बताना है। तो जो आचार्य थे वो थे आपके आचार्य भरत मुनि जी। आचार्य भरत मुनि जी की ये परिभाषा है। ये रस के संदर्भ में, अगर रस की परिभाषा पूछे तो इसमें आप ये परिभाषा भी लिख सकते हैं। और इसमें आपको बताना होगा कि ये परिभाषा भरत मुनि जी ने दी है। मैं दोस्तों आपको सारे आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। इसमें आपको नीचे सब प्रश्नों के उत्तर भी दे रखे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सारे पेपर यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, सब पेपर सही और सबसे पहले। तो अगर अपन बात करें आपका छठे ऑब्जेक्टिव की, बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ है। बात का धनी होने से सीधा तात्पर्य आपका निकलता है बहुत पैसे वाला, ये गलत है। खानदानी गलत है। जुबान का पक्का, बात का धनी मतलब जो एक बार जुबान दे दी उसका पक्का होना। बात का धनी होना मतलब जुबान का पक्का होना। तो इसमें आपका ब नंबर का सही आएगा, जुबान का पक्का होना। फिर अपन बात करते हैं रिक्त स्थान की। दोस्तों, रिक्त स्थान में आपका पहला रिक्त स्थान है, सीरीज का फूल के रचनाकार है। सीरीज के फूल के रचनाकार है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये इसमें दोस्तों आप रचनाएं में ये पूछते हैं तो इसमें आप बता सकते हैं सीरीज का फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। बगुलों के पंख के रचनाकार है। बगुलों के पंख के रचनाकार आपके उमाशंकर जोशी जी है। फिर तीसरा आपका कोटिकरण को रिक्त स्थान भी कहते हैं। कोटिकरण को क्या कहते हैं? एनकोडिंग या आउटकोडिंग। तो इनकोडिंग कहते हैं दोस्तों कोटिकरण को। फिर चौथा आपका, आनंदा की पाठशाला से लगती थी। जो आनंदा आपने कहानी पढ़ी होगी उसमें उसकी पाठशाला कितनी बजे लगती थी, तो इसमें आपको बताना है 11 बजे लगती थी। फिर पाँचवा आपका, राम मेहनत करता है, यह वाक्य है। राम मेहनत करता है कौन सा वाक्य है? यह बिल्कुल साधारण वाक्य है। फिर 6 नंबर का आपका, गद्य पद्य मिश्रित वाक्य कहलाता है। तो इसमें आपका चंपू आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, अधिकतर पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या गद्य पद्य मिश्रित काव्य कहलाता है? चंपू काव्य कहलाता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं आपसे, चंपू काव्य क्या कहलाता है? तो इसमें आपको बताना होगा गद्य पद्य का मिश्रित काव्य ही चंपू काव्य कहलाता है। फिर सातवां आपका, आधुनिक काल के जनक माने जाते हैं। आधुनिक काल के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, वो ऑब्जेक्टिव है। फिर अपन बात करें, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रभाषा में आपको बताना है राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं। कविता का पहला उपकरण क्या है? यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी? कविता पंख लगाकर कहाँ का ओढ़ सकती है? राजा ने लुट्टन से क्या कहा? दोहे को उल्टा करने से कौन सा छंद बन जाता है? ये सारे आपको बताना है। मैं इनके आंसर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। फिर आप सत्यासत्य देख सकते हैं। सत्यासत्य में आपका पहला सत्यासत्य क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। क्योंकि आपका सत्य है, बिल्कुल सत्य है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं।
उपसर्ग का प्रयोग शब्द या शब्दांश के पहले होता है, बिल्कुल सही। प्रत्यय का सब उपयोग बाद में होता है और उपसर्ग का पहले होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता था, सत्य। सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता था। लेखन का हास्य यांत्रिक हस्तकौशल होता है, जी बिल्कुल सही है आपका। फिर पाँचवा आपका पाठ, रुबाइया व गज़ल में कवि ने खुद को देश पर न्यौछावर कर दिया है, असत्य। ये आपका असत्य ऑब्जेक्टिव होएगा दोस्तों। फिर छठे नंबर का अगर अपन देखें, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, पाठ के लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है, जी बिल्कुल सत्य। मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ जो है आपका, उसके लेखक बाबा भीमराव अम्बेडकर जी है। फिर अगर अपन बात करें छायावाद की 2 प्रवृत्तियाँ लिखी है, तो छायावाद की प्रवृत्तियाँ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। छायावाद की अगर अपन बात करें तो छायावाद की प्रमुख विशेषताएं: व्यक्तिवाद की प्रधानता, श्रृंगार भावना, प्रकृति का मानवीकरण, सौंदर्यानुभूति, नारी के प्रति नवीन भावना, जीवन दर्शन, ये सब छायावाद की प्रमुख विशेषता है दोस्तों, ये आप देख लीजिए। फिर अपन आ सकते हैं अपने क्वेश्चन पर वापस। तो दूसरा आपका इसके ऊपर था प्रगतिवाद की विशेषताएं, तो प्रगतिवाद की विशेषताएं भी आप देख लीजिए। प्रगतिवाद काव्य की विशेषताएं कुछ इस प्रकार है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शीर्षकों के प्रति विद्रोह, शोषितों से सहानुभूति, आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल, नारी शोषण के विरुद्ध मुक्ति का स्वर। प्रगतिवाद काव्य की विशेषता है। ईश्वर के प्रति अनास्था, सामाजिक यथार्थ का चित्रण, प्रतीकों का प्रयोग। भाग्यवाद की अपेक्षा कर्मवाद की श्रेष्ठता, मतलब भाग्यवाद की अपेक्षा इसमें कर्मवाद को ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया था। फिर अगर अपन बात करें दोस्तों, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। फिर अथवा रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है। फिर आप देख सकते हैं नाटक एवं एकांकी में अंतर, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका उत्तर मैं आपको जरूर बताऊंगा, तो आप इसका उत्तर पहले देख लीजिए। नाटक व एकांकी में अंतर। नाटक व एकांकी में कुछ महत्वपूर्ण अंतर इस प्रकार है। नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है। एकांकी का सीधा भावार्थ तो निकालता है एक, मतलब एकांकी में एक अंक होता है। फिर नाटक में एक से अधिक कथाएँ हो सकती है, एकांकी में एक ही कथा होती है। फिर मैं आपको बता दूँ एक और पॉइंट इम्पोर्टेंट है, नाटक में एक से अधिक पात्र होते हैं और एकांकी में एक पात्र होता है। एकांकी का जो चित्रण रहता है वो कम समय काल का होता है और नाटक का अधिक समय का रहता है। इसका आकार, नाटक का आकार बड़ा रहता है, एकांकी का आकार थोड़ा छोटा रहता है। ये आप इसमें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी दोस्तों, ये आप देख लीजिए नाटक व एकांकी में। और जो अपना ऊपर वाला क्वेश्चन था, चिड़ियों के बीच नीड़ों से क्यों झांकते हैं, चिड़ियों के बीच बच्चे नीड़ों से क्यों झांकते, तो इसका उत्तर भी आप एक बार देख लीजिए। चिड़ियों के बीच नीड़ों से इसलिए झांकते क्योंकि उनके माता पिता लौट कर आ रहे होंगे। आप पढ़ लीजिए दोस्तों, अपने पास टाइम, अपन समय ख़राब नहीं करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जल्दी देख लीजिए। फिर भक्ति अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। भक्ति ने आपका अपना वास्तविक नाम अथवा में आपको पारजे जिंग पाओ से क्या अभिप्राय है। 10वां आपका जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक की माँ ने पाठशाला में जाने के लेखक की क्या सहायता की। अथवा में आपको मोहनजोदड़ो के घरों की कोई 2 विशेषताएं बताने। मोहनजोदड़ो के घरों की क्या विशेषताएं थी। पक्की सड़कें, घर भी, ठंड से बचने लायक घर, पत्थरों से बनी हुई है, इसमें आपको विशेषता बताना है। 11वें में आपको बताना है बिंब क्या है। बिंब वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बिंब क्या है। कविता में बिंब का क्या कार्य है। फीचर लेखन से क्या से। अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। अभिधा शब्द शक्ति आप देख लीजिए। अभिधा शब्द शक्ति शब्द को सुनते ही अथवा पढ़ते ही श्रोता या पाठक उसके सबसे सरल प्रचलित अर्थ को बिना अवरोध ग्रहण करता है, वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। दूसरे शब्दों में शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो उसे अभिधा कहते हैं। अभिधा शब्द का पहला व्यवहार है। शब्दोच्चार के साथ जिस अर्थ का बोध होता है वह शब्द का मुख्य अथवा वाक्य और शब्द का मुख्य अर्थ में जो, ये आप देख लीजिए। फिर ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 13वें क्वेश्चन का सवय छंद की परिभाषा। 14वां आप देख लीजिए। 16, 17, 18 आप देख लीजिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 19वां क्वेश्चन है आपका अपठित गद्यांश। गद्यांश को पढ़ लीजिए। 20वें क्वेश्चन में पद्यांश दे रखा है, इसको आप देख लीजिए। 21वें क्वेश्चन में आपको गद्यांश दे रखा है। 22वां क्वेश्चन है आपका अपने जिले के जिलाधीश महोदय के ध्वनि विस्तार के अंत पर रोक लगवाने हेतु आवेदन पत्र लिखना है आपको। अथवा में आपको अपने पिताजी को अपनी पढ़ाई के संबंध में विस्तृत जानकारी पत्र लिखकर प्रेषित करना, मतलब आपको बताना है जैसे कि आप कोई बाहर रहते हैं सिटी में, तो आपको पिता को बताना है आपकी कैसी पढ़ाई चल रही है, क्या चल रही है, आपकी ज़रूरत बताना है।
कि आपका टाइम टेबल बताना है। उसके बाद 23वें में आ जाएगा आपका निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में निबंध लिखना है। तो निबंध के लिए आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किसी एक पर 120 शब्द में निबंध लिखना है। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।